वेलकम क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक नया टर्म वेपर प्रेशर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसके जो रिलेटेड जो भी टर्म्स थे, जैसे हेनरीज लॉ था, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस थे और उसका जो लिमिटेशंस थे वो सब सीखे थे। और साथ में हम लोगों ने जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्टेड कर रहे थे फैक्टर, वो भी सब चीजें हमने वहाँ पे सीखी थी। आज हम लोग वेपर प्रेशर पे थोड़ी बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि नॉर्मली तुम लोगों ने जैसे एक स्टोरी भी सुनी होगी जेम्स वाट की, जिन्होंने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि उनके घर में किसी केतली वगैरह में कुछ बन रहा था, तो बार बार वो देख रहे थे कि भाप की वजह से ढक्कन जो था वो ऊपर उठ जा रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर एक कोयले का टुकड़ा रख दिया। तो जब कोयले का टुकड़ा रखा तो थोड़ी देर बाद वो भी ढक्कन उठा और कोयले के टुकड़े को गिरा दिया। तो उन्होंने वहां से पता लगा लिया कि जो इसमें से भाप निकल रही है वो कोई ना कोई इस पे बल लगा रही है, यानी प्रेशर की फॉर्म में जो बल था वो लग रहा था। तो उसके बाद उन्होंने स्टीम इंजन बनाया। ठीक है, उसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। तो वही हमें यहाँ पे भी सीखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा वो हम सीखेंगे। हम क्या करें, इसको कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे हीट करें। ठीक है, यानी टेम्परेचर को हम लोग बिल्कुल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेके चलें, कांस्टेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने इसको मान लिया कि 110 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करना है, तो फिर इतने पे ही हीट करना है। उसके बाद क्या करना है कि इसमें हमें ये देखना है कि इसमें से वेपर निकलेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि इससे वेपर निकल रहा है। ठीक, तो वेपर निकलेगा, हमने ऊपर से क्या किया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं। जब बंद करेंगे तो इससे ये टकराएगी वेपर, तो उससे क्या होगी, वो वापस वेपर जो होगी वो कंडेंस होगी और वापस वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी, जो भी लिक्विड हमने इसमें ले रखा है। तो जितनी वेपर इधर से इवेपोरेट होगी उतनी कंडेंस होगी। ठीक है, उस टाइम पे हमें देखना है। ठीक है, पहले नहीं देखना है, क्योंकि हम सबसे पहले हीट करेंगे, इससे वेपर निकलेगी। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन हमें क्या करना है कि उस स्टेट में वेपर प्रेशर को चेक करना पड़ेगा जब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है, मतलब जितना यहां से वाष्प में बदलेगा लिक्विड, उतना ही वो उससे वापस वाष्प से ठंडा होकर लिक्विड में फिर से आ जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जितना प्रेशर ये अप्लाई करेगी वेपर, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिखा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, कि जो प्रेशर लगाया जाएगा वेपर ऑफ ए लिक्विड, कब, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर हमने पर्टिकुलर लेना है, कम ज्यादा नहीं करना है इसको। इन ए स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यहीं से है कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उस कंडीशन में हम जो वेपर के प्रेशर अप्लाई करेगा उसी को हम बोल देंगे वेपर प्रेशर। कैसे इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे एक हम लोग कोई भी दाब मापी लगा देते हैं, जैसे मैनोमीटर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। ठीक है, और मैनोमीटर जैसे कि यहाँ पे मान लो हमने लगा रखा है, तो उसमें जो भी, क्योंकि उसमें रीडिंग वगैरह बनी होती है। ठीक है, और मी रीडिंग को हम देख के पता कर लेते हैं कि उसमें जो, ठीक है, वेपर जो थी वो इस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। दोबारा फिर से जान लो कि कोई भी हमारे पास लिक्विड है, अगर हमें उसका वेपर प्रेशर निकालना है तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमें उसको पहले इक्विलिब्रियम की स्टेट में लाना होगा। ठीक है, ये दोनों जो प्रोसेस हैं, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बाष्पन, इसको बोलते हैं संघनन। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंडीशन तुम्हें लेके आनी है जब ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, कि जो हमारे पास, जैसा कि मान लो एक ग्राफ के थ्रू में से समझते हैं कि ये मान लो तुम्हारे जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन है। ठीक है, ये तुम्हारी हो गई, इसमें जो भी रेट हो गई, ये हो गया टाइम। ठीक है,
और ये हो गया रेट। तो ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक है, क्योंकि ये तो बढ़ती जाएगी वेपर, शुरुआत में जब धीरे धीरे हीट करेंगे, जब 110 पे पहुंचेंगे तब तक तो इंक्रीज खैर होगी, तो उसी हिसाब से इसका रेट भी इंक्रीज होगा। लेकिन क्या होगी, वेपर जो ठंडी होगी वो एक ही निश्चित दर से ठंडी होगी, ठीक। तो ये देखो अब यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होगा वो दोनों इक्वल में आ जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोनों के रेट। जब दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पे हमें वेपर प्रेशर को चेक करना है, ठीक है। तो ये हमारा था वेपर प्रेशर। इससे इस पे काफी कुछ जो स्टडी था वो राउल्ट ने किया, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ठीक है, कि कब वेपर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं जो सबसे मेन है, ठीक है, कि जो हमारे पास लिक्विड है उसका नेचर कैसा है, यानी नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, कि कैसी उसकी प्रकृति है। और दूसरा हमारा जो फैक्टर अफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा वो होगा टेम्परेचर, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि नेचर ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट कर पाएगा। हमारे पास ऐसे समझो कि हमारे पास जो भी लिक्विड दिया गया है वो ऐसा है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतराणविक बल, वो काफी वीक है। तो जब काफी वीक होगा तो हम उसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी अलग हो जाएंगे और जल्दी ही वो वेपर फेज में चले जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, तो हिंदी में से बोलेंगे दुर्बल अंतरा आणविक बल, ठीक है। तो वो जो होगा अगर कम होगा तो जल्दी पार्टिकल्स जो होंगे जल्दी अलग अलग हो जाएंगे और वो वेपर फॉर्म में जल्दी से बदल जाएंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो होगा उसका ज्यादा हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कब, जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, अगर स्ट्रांग होगा तो फिर वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास दो हैं, एक लिखा हमने डाई एथिल ईथर, ठीक है, कोई भी एक डाई एथिल ईथर लिख लिया हमने C2H5O C2H5, या फिर डाई मेथिल ईथर लिख लो, ठीक है, तो उसका एल्कोहल से एग्जांपल भी बढ़िया बन जाएगा। और हमने एल्कोहल लिख लिया है CH3CH2OH, ये है डाई मेथिल ईथर और ये हमारे पास है एथेनॉल। तो अगर इन दोनों में वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो जो ईथर होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो एल्कोहल के पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में, तुमने सुना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें हो जाती है, ठीक है, तो और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग वाले का जो वेपर प्रेशर होगा इसका कम होगा। अगर इन दोनों के वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो ईथर का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, किससे, एल्कोहल से, यानी जो एथेनॉल लिया है इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे नेचर ऑफ लिक्विड अफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर को। दूसरी बात आती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर सकता है कि जब भी टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे कोई भी लिक्विड का या जो भी हमने सोल्यूशन बना रखा है, तो उसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो आसानी से वेपर फेज में बदलने लगेंगे, यानी वो जल्दी जल्दी होने लगेगा ये काम। तो टेम्परेचर इंक्रीज अगर हम करेंगे तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो वेपर प्रेशर के बारे में हमने जान लिया, और इसके बारे में बहुत सारी स्टडी जो थी, वो एक साइंटिस्ट थे राउल्ट, ठीक है, उन्होंने काफी इसके बारे में रिसर्च की और अपने कुछ रूल्स दिए, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक। इन्होंने मेनली क्या किया, दो टाइप के सोल्यूशन पे काफी ज्यादा इन्होंने स्टडी की। कौन कौन से सोल्यूशन पे किया, क्योंकि सोल्यूशन हमारा कब बनेगा, सोल्यूशन हमारा बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे सॉल्यूशन पे स्टडी किया जिसमें सॉल्यूट जो था वो वोलेटाइल था और जो सॉल्वेंट था वो भी वोलेटाइल था, यानी दोनों वाष्पशील थे। और एक उन्होंने ऐसी स्टडी की जिसमें जो सॉल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल था और जो सॉल्वेंट था वो वोलेटाइल ही रहा। ठीक है, तो दो टाइप के सॉल्यूशन पे इन्होंने स्टडी किया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हम लोग पढ़ेंगे कि जब दोनों वोलेटाइल थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होंगे, तो इनकी स्टडी से क्या क्या रिजल्ट निकल के सामने आए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो लिया है सॉल्यूशन वो लिया है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होंगे, तो उसके लिए इन्होंने देखो थोड़ा समझेंगे इसको। जैसे हमारे पास ये एक बीकर में मान लो हमने कोई सॉल्यूट ले लिया, ठीक है, मतलब कोई भी है, लिक्विड में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने ए नाम दे दिया। कोई दूसरा सॉल्वेंट हमने इसमें लिया है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, बी बोल दिया है। ठीक, तो दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। अगर वोलेटाइल हैं तो इनसे वेपर भी निकलेगा, हीट करेंगे। ठीक है, तो इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा और इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो इसका वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो प्योर स्टेट में PA है, ठीक है, P0 है, और इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में जो है वो PB है। अब हम क्या करेंगे, एक को हमने मान लिया कि ये हमारा है सॉल्यूट और एक को मान लिया हमने सॉल्वेंट। हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, एक बड़े से बीकर में दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। ठीक है, और ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन में दोनों मिल गए, यानी A और B दोनों मिल गए बस में। ठीक है, तो अब जो सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, उसका प्रेशर, ये तो हमने डाल्टन ने बताया था पार्शियल प्रेशर के बारे में, निकला कि जो टोटल प्रेशर होता है वो उनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर इसका पार्शियल प्रेशर PA माना है और उसका PB माना है, ठीक है, जब ये दोनों इसमें मिल गए तो टोटल प्रेशर तुम्हारा हो जाएगा PA प्लस PB। ठीक है, ये नहीं, ये प्योर स्टेट में है। ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर एक दूसरे में मिक्स कर देंगे तो कम ज्यादा होगा, वही चीजें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो A था उसका वेपर प्रेशर PA निकल के आया, जो B था उसका वेपर प्रेशर PB निकल के आया। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, राउल्ट ने इसे कैसे निकाला, तो राउल्ट ने यहाँ पे एक बात बोली है। राउल्ट ने कहा कि जो भी प्रेशर होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, अगर एक ही बात करें, जैसे हमने मान लो कोई हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो I है, ठीक है, घटक जिसे बोलते हैं, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट है। तो अगर इसके बारे में इन्होंने कहा कि अगर I हमारे पास कोई घटक है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, ये इन्होंने बोला। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रखना इस चीज को। तो अब ये प्रोपोर्शनल का साइन उठा होगा तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट K नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा P0I। अब सोचोगे K की जगह यही क्यों आया है कांस्टेंट, तो उसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि जब ये प्योर स्टेट में मान लो केवल एक ही चीज है उसमें, ठीक है, कि जो सोल्यूशन है उसमें I ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो जब उसमें केवल I ही मिला है तो वो प्योर फॉर्म में हो गया। और तुम लोगों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ रखा है कि जैसे केवल इसमें एक ही केवल है इसमें घटक, ठीक है, मान लो H2O ही है, तो हमने बोला था कि अगर मोल फ्रैक्शन की बात की जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और अगर केवल उसमें एक ही घटक मिला हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर इसमें कोई दूसरा मिलाते जाएंगे तो H2O की 1 से वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, जो चीज इसमें मिला रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये कांस्टेंट हमने इस वजह से लिया है क्योंकि अगर मान लो प्योर फॉर्म में है कोई भी, ठीक है, यहाँ पे H2O लिया है या जो भी लिया है, हमने I मान के चल रहे थे, मान लो I ले लिया है, ठीक है, इसमें I मिला हुआ है पूरे में, तो I जो है वो प्योर फॉर्म में है। जब प्योर फॉर्म में होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ से इसका पार्शियल प्रेशर कितना आएगा, P0I। ठीक है, यानी ये जो पार्शियल प्रेशर है इसके लिए कभी बदलेगा ही नहीं। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा है, अब इस पर राउल्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ध्यान देना थोड़ा। A के लिए क्या कहा था कि जो भी इसमें घटक होगा उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा,
जो उसमें मोल फ्रैक्शन मिला हुआ है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कांस्टेंट आएगा P0A प्योर फॉर्म में। क्यों आया है? क्योंकि हमने बोला है देखो यहाँ से जो ये आया है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, कभी बदलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्योर फॉर्म में इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये इतना ही आ जाएगा जितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अगर प्योर होगा तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो इससे कम ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक, तो इसमें आ गया इंटू काई ए। अगर बी के लिए निकालोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? पी बी इक्वल टू P0B इंटू काई बी। एक तुम्हारा ये इक्वेशन बन के आ गया, एक ये इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है, इनको चाहो तो इक्वेशन डाल दो। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है, डाल्टन जो पार्शियल प्रेशर डाला है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, तो क्या था? बताया था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। जो भी उसमें घटक रहेंगे उनके सम के इक्वल रहेगा। तो P इक्वल टू तुम्हारे यहाँ से आ जाएगा P0 काई नहीं P0A इंटू काई ए प्लस, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इधर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, PA की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू हो जाएगा, PA की वैल्यू क्या है? P0A काई ए और प्लस P0B काई बी। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे इससे ज्यादा अगर घटक होंगे उसमें 1 2 3 मिला दिए तो उसी हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जितने घटक होंगे उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला हमने निकाला आई, जो आई घटक होगा तब के लिए निकाला है, तो वैसे इसमें ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। अगर 3 घटक होंगे तो ABC हो जाएगा। ठीक है, और ये चीजें ध्यान रखनी केवल 2। ठीक है, कुल मिला के ये ध्यान रखो कि जो पार्शियल प्रेशर होगा कोई भी घटक का वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। और कांस्टेंट टर्म ध्यान रखो कि कांस्टेंट टर्म जो होगा उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा वही हो जाएगा। यहाँ पे P0A और P0B क्या है? P0 है A है A का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और P0B क्या है? B का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हमारा जो राउट्स लॉ था पहला वाला किसके लिए? जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वोलेटाइल हो तो उसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा दोनों वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट करेंगे। कम ज्यादा जो भी होगा वो इन दोनों की वजह से ही होगा। ठीक है, जबकि जो दूसरा वाला स्टडी था इनका उसमें क्या लिया था? जो सॉल्यूट था उसको इन्होंने क्या किया था? नॉन वोलेटाइल लेके चले थे, और जो सॉल्वेंट था उसको इन्होंने वोलेटाइल लिया था। ठीक है, मतलब अब जो ए वाला पार्ट होगा वो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वोलेटाइल है ही नहीं। ठीक है, जब वोलेटाइल नहीं है तो उससे वेपर भी नहीं आएगी, जब वेपर नहीं आएगी तो वेपर प्रेशर में उसका कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो वहां के लिए देखो जो राउट्स लॉ था वो क्या हो जाएगा? अभी इसका ग्राफ भी सीखना था, ध्यान नहीं रहा, इसी को बता देते। चलो कोई नहीं, अभी आगे सीखेंगे। देखो इन्होंने ये कह दिया कि अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो इसमें सॉल्यूट तो पार्ट लेगा ही नहीं वेपर प्रेशर में। ठीक है, केवल किसके बराबर हो जाएगा? वो सॉल्वेंट के बराबर। तो हम यहाँ पे जैसे मान के चल रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका प्योर फॉर्म में लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, उसको हमने मान लिया P0। ठीक, अब सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट भी है और हमारा सॉल्वेंट भी है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? जब उसमें नॉन वोलेटाइल जो भी सॉल्यूट है वो मिला है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, नहीं तो लिख भी लेना है यहाँ पे। तो हमने मान लिया उस टाइम पे जिसका वेपर प्रेशर होगा वो P हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था वो ज्यादा होगा। अब उसमें जो हमने सॉल्यूशन में जो हमने नॉन वोलेटाइल मिलाया है वो खुद तो प्रेशर उसका वेपर होगा ही नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, लेकिन इसको भी वो अफेक्ट करेगा। तो जो ये सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। किससे? कि जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है जो इसमें कमी आती है वेपर प्रेशर में, लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर, कमी तो आ ही जाएगी क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, केवल यही कर रहा है, और जो ये कर भी रहा है जो वेपर प्रेशर क्रिएट, उसको ये थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, यानी डिक्रीज करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा P0 माइनस P, ये हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर इसमें रिलेटिव लोअरिंग निकालनी हो, जैसे हम लोग एवरेज वगैरह निकालते हैं, तो फिर इसके लिए ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हो जाएगा वो हो जाएगा P0 P अपॉन P0, ठीक है। ये चीजें हम लोग अभी आगे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है उसमें ये टर्म जो है दोनों यूज होने हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब देखो इसमें राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट ने ये बोला है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है, वो कह रहे हैं कि जो काई सॉल्यूट है उसके इक्वल होता है, ठीक है, जो भी इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्योंकि कमी तो उतनी आएगी, किसकी वजह से कमी आ रही है, सॉल्यूट की वजह से, तो उसी के पार्ट पे तो डिपेंड करेगा सीधा सीधा, ठीक है। तो ये इन्होंने फार्मूला दे दिया है इस पे, ठीक है। तो दोनों का ध्यान रखना, पहले में इन्होंने दिया है वो दोनों के प्रेशर को जोड़ के दिया है, और यहाँ पे इन्होंने निकाला है कि जो इसमें कमी जितनी आ रही है वो किस पे डिपेंड करेंगे, सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, जितना ये पार्ट होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा फिर इधर लोअरिंग भी आएगी। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से। इस पे क्या होता है, कुछ फॉर्मूले और इसको थोड़ा वेरियस फॉर्म में कई जगह लिखे मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये फॉर्मूला है P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू काई सॉल्यूट। तो देखो यहाँ पे इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, काई सॉल्यूट का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल, एक तो ये हो गया, ठीक है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, n की जगह मास अपॉन मोलर मास रख सकते हैं, W अपॉन m, ठीक है। उससे पहले एक काम और कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, डाइल्यूट से मतलब होता है उसमें जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसके मोल्स होंगे, ठीक है, सॉल्यूट के मोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वेरी वेरी लेस देन सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये अपॉन में दिख रहा है n प्लस कैपिटल N, ठीक है, इसकी जगह पे हम, क्योंकि ये अप्रॉक्स इक्वल n क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो उसमें जो सॉल्वेंट सॉल्यूट मिला है वो तो बहुत थोड़ा मिला होगा, बहुत थोड़ा मिला होगा, तो n की वैल्यू भी क्या होगी, मोल्स जो होंगे उसके बहुत कम आएंगे। जैसे पता चल कि जो सॉल्वेंट था वो 10 मोल है, ठीक है, और सॉल्यूट पता चला जाए 0.01 मोल, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये लगभग 0 मान के चलेंगे, तो इसको इन्होंने यहाँ पे निगलेक्ट मान लिया, ठीक है। जब इसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी n प्लस n की जगह कैपिटल, ऊपर वाले को मत करना, ठीक है, क्योंकि वो तो ऊपर है तो फिर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस वैल्यू रहेगी उसकी, ठीक है, और उसकी जगह हम कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल n प्लस कैपिटल n की जगह हमने क्या लिख लिया, केवल n, ठीक है। अगर और ज्यादा इसको फॉर्मूले को बदलें तो इसमें देखो n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का, और नीचे कैपिटल W कैपिटल M, यानी मास अपॉन मोलर मास जो है सॉल्वेंट का, तो कैपिटल M ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट लग देंगे, ठीक है। लेकिन कब लगाना है ये फॉर्मूला, जब सॉल्यूशन तुम्हारा जो हो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, यानी बहुत ज्यादा तन हो, उसमें कुछ ही पार्ट जो हो वो सॉल्यूट का हो, बाकी टोटल जो हो वो सॉल्वेंट हो, तभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे दोनों राउल्ट्स लॉ, ठीक है, दोनों के फॉर्मूले ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें क्या था कि जो P इक्वल टू था P0 A काई A और प्लस P0 B काई B, जो भी हमने वहां पे, ठीक है, P0 A काई A प्लस P0 B काई B, ठीक। ये किसका था, टोटल जो प्रेशर होगा वहां पे वेपर प्रेशर, उसके लिए था, ठीक है।
बुक में देखोगे तो एक ग्राफ भी बना होगा इसको समझाने के लिए, ठीक है। देखो कैसा ग्राफ होगा वो हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक, ये जो बाउंड्री दिख रही है ये हमारी है ए के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ये है वो प्योर फॉर्म में है, ठीक है। और जब प्योर फॉर्म में होगा ए इस पॉइंट पे, तो उस टाइम पे उसका मोल फ्रैक्शन पूरा 1 होगा, ठीक है। अभी हमने बताया था कि जो भी हमारे घटक होते हैं अगर वो प्योर फॉर्म में होंगे तो क्योंकि पूरा पूरा उसमें क्या है ए ही तो है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1। जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, ठीक है, तो बी जो होगा काई बी की वैल्यू वो बढ़ती जाएगी और ए की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अगर बात करें ए तो पूरा पूरा है तो बी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि काई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती ही नहीं है। अब इस पॉइंट पे अगर आओगे तो यहाँ पे ये जो ये दिख रही है लाइन ये तुम्हारी किसकी है, बी के लिए है, यानी इस टाइम पे ये प्योर फॉर्म में है। तो इस जो ये वाली कंडीशन हमें दिख रही है यहाँ पे क्या होगा, जो काई बी की वैल्यू होगी वो 1 होगी और यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा 0। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो ए की वैल्यू बढ़ेगी, बी डिक्रीज होगा, और इधर से इधर बढ़ेंगे तो ए इंक्रीज होगा, ए डिक्रीज होगा, बी इंक्रीज होगा, ठीक। तो वैसे तो वैल्यूज दी गई होंगी तब हम लोग ग्राफ में लिख पाएंगे, ठीक है। ये जो है ये मोल फ्रैक्शन है नीचे जो दिया गया, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो किसके लिए है, मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। और ये जो दिख रही है ये क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है। इधर भी दोनों तरफ। अब ये देखो प्योर फॉर्म में एक ही लाइन थी तो इसी पे तुम्हें मिलेगा, मान लिया यहाँ पे जो है वो इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है ए का, तो इस लाइन पे तुम्हारा बी का मिलेगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे ही लेंगे क्योंकि दोनों तो सेम तो होंगे नहीं, ठीक है, अलग अलग होंगे, तो इनका वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा, ठीक है। ये हम एक ऐसे अनुमान से बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी जो वैल्यूज दी गई होंगी, ठीक है, और इन पे जैसे ग्राफ में करते हैं फिर उस हिसाब से पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे इसको यहाँ से स्टार्ट तो इधर से हुआ होगा ना, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था वो कितना था 0, तो 0 से धीरे धीरे, ठीक है, अगर इधर बढ़ेंगे तो ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से वेपर प्रेशर भी ए का बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम पे होगा जब वो प्योर फॉर्म में जितना होता है उतना आ जाएगा, कब, जब काई ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब उसमें बी पार्ट है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। अगर थोड़ा भी होगा तो वो फिर प्योर फॉर्म के बराबर नहीं होगा वेपर प्रेशर, ये चीज भी ध्यान रखना है। अब इधर इस टाइम पे बी है 0 हमारा पार्ट, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, उस हिसाब से इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, ठीक। और तो ये हो गया तुम्हारा पी ए बराबर P0A इंटू काई ए, और ये वाली लाइन हमारी हो गई PB की, तो ये हो जाएगा P0B इंटू काई बी। और ये जो है यहाँ से फाइनल जो ये पॉइंट दिख रहे हैं इनको अगर मिला दोगे तो ये टोटल आएगा PA, वो P की वैल्यू टोटल प्रेशर, और वो किसके बराबर होगा, इसके प्रेशर के और प्लस इसके प्रेशर के, यानी P इक्वल टू PA प्लस PB,